हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिसिस का फाइनल पेपर की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम फाइनल पेपर आ गया है और लास्ट पेपर है अपना और काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, बहुत से बच्चों के न्यूमेरिकल वीक रहते हैं, उनके लिए कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस भी हमको ऐड करने पड़ते हैं। तो ये लास्ट सीरीज के अंदर मैं 4 क्वेश्चन टोटल बताने वाला हूँ। 10 क्वेश्चंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। अंतिम प्रहार का लास्ट वीडियो ये रहने वाला है और मैं इसके अंदर कौन से थ्योरी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी जैसे मैंने जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन बताए, इनके थ्योरी भी आपको पैरेलल याद करनी, लेकिन इन क्वेश्चन में थ्योरी ज़्यादा रिपीट होती है, इनके न्यूमेरिकल कम बनता है। जैसे कि ये एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स, इसके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपसे इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, मीनिंग पूछ लेगा, है ना, मीनिंग पूछ लेगा, इंपॉर्टेंस पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, ये टाइप पूछ लेगा। तो भी अब आपको बिजनेस एनालिटिक्स के नॉर्मल टाइप लिखने। होता क्या है बिजनेस एनालिटिक्स, सामान्य भाषा में हम जो बिजनेस का जो भी डेटा होता है, जैसे कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कोई रॉ मटेरियल परचेज हुआ, या मार्केट की प्रेडिक्शन हुई कि प्रोडक्शन कितना करना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए, अगर मैं प्रोडक्शन इतने यूनिट्स बढ़ा दूंगा तो मेरे ओवरहेड एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस इतने % बढ़ जाएंगे, वो सारा का सारा एनालिसिस बिजनेस एनालिटिक्स में आता है। इस एनालिटिक्स करने का बहुत सारे प्रॉफिट होंगे, हम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन कर सकेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकेगी, बेटर प्लानिंग, बेटर कंट्रोल हो सकेगा, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सकेगा, और क्या लिखा है, और बस ये डाटा माइनिंग के काम आ जाएगा और हमारे पास डेटा हिस्ट्री रिकॉर्ड में होगा, मोर एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे। यही बेसिक इसके इंपॉर्टेंस है, ठीक है। क्या करते हैं अपन इसके अंदर, डेटा माइनिंग करते हैं, स्टैटिस्टिक के टूल लगाते हैं, यानी मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, स्पर्समैन कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस, ये सब बिजनेस एनालिसिस करने के लिए बनाया जाता है। यानी स्टैटिस्टिक्स का यूज क्या है सर, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करता हूँ, इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन है कि हम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हैं बिजनेस की डेली रूटीन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। ये मॉडलिंग, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ए बी टेस्टिंग, सिंपल है, सारी की सारी चीजें ऑलरेडी अपन को डिस्कस हैं। ये एक थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा थ्योरी और न्यूमेरिकल भी डिसीजन ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजी न्यूमेरिकल बनता है। सारी प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन करके केवल सम ही करना होता है। वैसे क्यूटीएम का जो सब्जेक्ट है, जो आप सेकंड सेम के अंदर देखोगे, उसके अंदर ये न्यूमेरिकल इसका काफी वेटेज रखता है, एग्जाम में आता है, लेकिन इसकी थ्योरी फर्स्ट सेम में काफी बार बार आती है। टॉपिक वही रहता है। डिसीजन ट्री क्या होता है, डिसीजन ट्री बेसिकली एक तरीके से 2 नोट्स निकलती है। मान लेते हैं एक बिजनेस था, उसको ए डिसीजन था और बी डिसीजन था। इसकी 0.4% एक्यूरेसी थी, इसकी 0.6% एक्यूरेसी थी की प्रोबेबिलिटी, और ये आगे जाके इन डिसीजंस का इस तरीके से डिसीजन ट्री बनता है। ये एक बेसिकली चांस नोट होती है और यहाँ पर जब ये डिसीजन एंड हो जाता है तो इसको डिसीजन नोड बोलते हैं। ये जो गोला होता है, जो सर्कल होता है, इसी को ही नोड बोलते हैं। कोई इसमें ऐसी बड़ी बात नहीं है परेशान होने की। तो डिसीजन ट्री बेसिकली हम प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करके कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए अच्छा रहेगा। सपोज आप सभी अभी एमबीए कर रहे हैं, एश्योरेंस बात है। अगर आप एमएससी करते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, उसका सैलरी पैकेज क्या रहता है और उसमें रिटर्न कितना मिलता है। अभी एमबीए कर रहे हैं, इसका सैलरी पैकेज क्या रह रहा है, इसका रिटर्न क्या मिल रहा है, इससे हम डिसीजन ट्री का एनालिसिस करते हैं। 2 नोड होती है, एक होती है डिसीजन नोड और दूसरी होती है चांस नोड। डिसीजन नोड जहां पर वो नोड एंड हो जाती है उसको डिसीजन नोड बोलते हैं। चांस नोड में वो वापस से आगे 2 डिसीजन खुल जाते हैं। जैसे कि एमबीए करके खत्म हो गया, यहाँ पर एमबीए का डिसीजन खत्म हो गया कि आपकी जॉब लग गई, ठीक है, तो वहां पर वो कौन सी नोड होगी, वो आपकी डिसीजन नोड होगी। लेकिन चांस नोड के अंदर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मल्टीपल ऑप्शंस थे, एमबीए था, एमसीए था, एमकॉम था, एमए था, ठीक है, तो ये डिसीजन नोड्स होगी। हाँ, मिनिमम एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये डिसीजन नोट है, बेसिकली ये स्टार्टिंग नोट है। यहाँ सर उसने शुरू करा और डू नथिंग। यहाँ पे वो 2 प्रोबेबिलिटी देखिए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 7 है, प्रोबेबिलिटी 0.3 है, ठीक है। तो ये मेन आप ये प्रोबेबिलिटी, इसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, इसके बाद नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जो भी वैल्यू हो, जैसे 400 दिया है तो 400 इंटू 0.7, 400 150 मिलियन दिया है, यहाँ पर 100 इंटू पॉइंट, जो भी इसकी प्रोबेबिलिटी होती है वो कैलकुलेट करके यहाँ पर कैश फ्लो कैलकुलेट किया जाता है। बस सिंपल है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। डिसीजन ट्री का क्वेश्चन थोड़ा सरसरी निगाहों से देख लेना, कभी एग्जाम में ऐसा आया तो नहीं है, क्या पता इस बार नया पैटर्न है तो आ जाए, लेकिन इसकी थ्योरी
अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलती है, इसलिए ये भी थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक है स्क्यूनेस का मीनिंग एंड टाइप्स। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, केवल इतना याद रखना है, ठीक है। पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये स्क्यूनेस क्या होता है, ये एक बेल टाइप का कर्व होता है, इसको क्या बोलते हैं, बेल टाइप का कर्व होता है। स्क्यूनेस कर्व प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे काम आता है। जब हम प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब यहाँ पे लिखा है नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ये 3 काइंड्स ऑफ होते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे बनता है सर, ये इसका डायग्राम ये रहा। ये वाला जो कर्व है अपना, ये वाला जो कर्व है ये स्क्यूनेस का कर्व कहलाता है। इसको तिरछा अगर सामान्य भाषा में बोला जाए तो तिरछा बेल टाइप का कर्व बनता है, थोड़ा सा अपर अकरेंस होता है। ये अपर अकरेंस क्यों होता है, जब वेरिएबल्स में हाई रिलेशन होता है, वेरिएबल्स में हाई बॉन्डिंग होती है, हाई बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड जब उनके बीच में हाई बॉन्डिंग होती है। हाई बॉन्ड का मतलब कि अगर ये एक बढ़ रहा है एक्स वेरिएबल तो वाई वेरिएबल भी उसी लेवल के साथ बढ़ना चाहिए। तो ये जब हाई बॉन्डिंग होती है तो स्क्यूनेस का कर्व हमको देखने का मिलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व चैनल के अंदर। इसकी थ्योरी भी सिंपल बनती है। इसकी थ्योरी की बेसिक थ्योरी यहाँ पर दे रखी, 3 टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यही सिंपल से इसके बनते हैं। और इसमें ज़्यादा अपन को समझने लायक नहीं है, केवल इसको ये याद कर लेना। क्यों, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी के कर्व्स हैं, केवल ये ऐसा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हाई बॉन्डिंग होती है। हाई नेगेटिव बॉन्डिंग भी हो सकती है, यानी कि एक कम होगा दूसरा उसी रफ्तार में बढ़ेगा, या जीरो होगा तो दोनों में बॉन्डिंग कम है। बट जब हाई रिलेशनशिप होता है तो स्क्यूनेस कर्व इमर्ज हो जाते हैं। क्लियर है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो 3 याद रख लेना। बेल टाइप के होते हैं, बस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अपन को देखने को मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी के कर्व है। आगे बढ़ रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है अपना बेसिक थ्योरी का। वैसे तो मीन मोड मीडियन इसके सेंट्रल टेंडेंसी के न्यूमेरिकल के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जब थ्योरी की भी बात करता हूं तो सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है। देखिए, जब भी कोई वेरिएबल्स वेरी कर रहा है, यानी ऊपर नीचे जा रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक शेयर प्राइस जा रहा है, शेयर प्राइस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1110 है, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 140 है, यहाँ पर 70 है, और यहाँ पर अपन 150 है, और यहाँ पर 95 है, और यहाँ पे आ गया अपना 150 वापस से आकर हो गया। तो जब ये सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब क्या है कि इन सब के मध्य में क्या है, ऐसी कौन सा पॉइंट है जिसके आगे ये पूरा डेटा चल रहा है। मींस कि वो सेंट्रल पॉइंट जिसको अगर मैं एक सर्कल बनाऊं तो सारा का सारा जो डिस्पर्जन है, जो डेटा का डिस्पर्जन है, यानी कि फैलाव है। डिस्पर्जन क्या होता है, नॉर्मल फैलाव को बोलते हैं। डिस्पर्जन है ये इस सेंट्रल के अकॉर्डिंग हो, इस सेंट्रल से सबकी जो उतनी भी दूरी हो वो इक्वल आए, ये सेंट्रल टेंडेंसी होता है। इसको फाइंड आउट अपन मीन मीडियन मोड के थ्रू करते हैं। ऑलरेडी डिटेल वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल के अंदर समझाने की कोशिश करी है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेंशन कर दिया है। ये डिटेल वीडियो देख के जरूर जाइएगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से सेंट्रल टेंडेंसी की थ्योरी भी एग्जाम में पूछी जाती है। क्यों पता करना होता है, ताकि हम एवरेज सम पता कर सकें, हम प्रोबेबल आउटकम पता कर सकें, हम टेंडेंसी पता कर सकें, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पता करते हैं। क्लियर है ना, टेंडेंसी का मतलब ही रिपीटेंस होता है, ठीक है, और सेंट्रल का मतलब मध्य में। क्लियर है, इसकी बेसिक थ्योरी देखनी है अपन को, डिसीजन ट्री की थ्योरी देखनी है अपन को इसके अलावा थ्योरी स्क्यूनेस कर्व की थ्योरी देखनी है। और इसके अलावा आप देख सकते हो थ्योरी कहाँ गए, 7वां क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। ये सारे पेपर आपको अच्छे से देखने हैं। 8-9 मिनट का वीडियो हो गया है। थोड़े न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में कल पुट अप करूंगा आपके साथ, मीन मीडियन मोड के क्वेश्चन अपन करेंगे, और थोड़ा सा कार्ल पियर्सन और डिस्पर्समेंट कोरिलेशन के क्वेश्चन करेंगे। 1-2 वीडियो और आएंगे, कोशिश रहेगी कि बना दूं। ऑलरेडी इसके वीडियोस अपलोडेड हैं, आप चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सबके लिंक दे दिए हैं। कार्ल पियर्सन और रैंक कोएफिशिएंट दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बार बार एग्जाम में आए हैं। मीन मीडियन मोड आप जो कंटिन्यूस सीरीज का कह रहे हो उसका भी क्वेश्चन आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कल सारे के सारे आपके थोड़ा केवल प्रैक्टिस के लिए, ऑलरेडी आपके पास इसके लिए डेटा अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल मैंने बता दिए हैं, थ्योरी मैंने आपको बता दी है। बेस्ट ऑफ लक है हमारी और पूरी टीम की तरफ से, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे। फर्स्ट सेम में आपने काफ़ी मेहनत करी है, सेकंड सेम में अपन फिर मिलेंगे। आपको सेकंड सेम के वीडियो कब से चाहिए जरा कमेंट करके जरूर बताना। आप कौन सी तारीख से इसके सेकंड सेम के वीडियो चाह रहे हैं जरा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, पेपर बहुत अच्छे जाएंगे। जय हिंद।